मैं एसपी भारद्वाज भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E2 लिखा जा सकता है, यानी कोई भी घटना घटित होती है तरह तरह से कि केवल उसे जो है E1 के द्वारा जो है प्रोबेबिलिटी क्या किसकी निकालनी, जैसे E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है केवल की, या दोनों की एक साथ निकालनी है ना, या एक एक करके निकालनी है या एटलीस्ट वन करके निकालनी है। ये सब चीज़ें हमने बताई थी। आइए देखिए, पीछे लेक्चर्स में हम लोग बता चुके हैं ये सब चीज़ें, अब आगे हम लोग फिर बात करेंगे। और हम लोग ये बात कर रहे हैं, एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि हमने आपसे कहा था कि यदि प्रोबेबिलिटी इस तरह से हो आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 ये है आपके पास, और बल्कि इसके साथ में एक आप यहाँ पर लगा लीजिएगा, इस पर ये इसका ले लीजिएगा कॉम्प्लीमेंट, है ना, E1 का कॉम्प्लीमेंट सेट ले लेंगे। तो इसको क्या बोला जाता था, इसमें हमने आपको बताया था कि ये प्रोबेबिलिटी है, ये केवल E2 कर रहा है, इसको E1 नहीं कर रहा है, ये हमने बताया था। तो यहाँ पर बल्कि इस सिंबल को यदि आप लिखना चाहें तो आप इस सिंबल को लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, ये अकरेंस किसकी उपस्थिति में हो रही है, E2 के लिए, केवल E2 के लिए, ऑफ E2 ओनली, यानी केवल E2 की उपस्थिति में ही ये प्रोबेबिलिटी निकल रही है, यानी केवल हमने बताया था कि E2 की ही प्रोबेबिलिटी है ये। दूसरा, यदि यहाँ पर आप ये क्या करें, E2 पर इधर ये कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस तरह से आपने ले लिया E1 इंटरसेक्शन आप E2 बार कर देते हैं, यानी E2 का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तब इसका मतलब क्या था, ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 ओनली, E1 ओनली, ये था इसका मतलब, ये हमने बताया था, या कुछ दूसरे वर्ड में लिख दिया होगा, मतलब एक वही है, सेंस आपका वही निकल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जो आपने प्रोबेबिलिटी ले ली, ये प्रोबेबिलिटी जो आप ले रहे हैं वो किसकी प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एक यहाँ पर आप ले रहे हैं E1, जो ये आपने लिया है E1 इंटरसेक्शन, चलिए E2 ले लिया, इसका ये ले लिया आपने कॉम्प्लीमेंट E2 का, फिर यहाँ पर आपने ले लिया यूनियन, और यूनियन किसका ले रहे हैं, ये ऊपर वाले का, यानी E1 आपने E1 ले लिया, ये कॉम्प्लीमेंट्री, और इंटरसेक्शन आपका हो गया E2। मान लीजिए यदि ये इस तरह से रहता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये सब चीज मैंने आपको बताया है पीछे कि क्या वो पूछेगा, वो चीज आपको क्या निकालनी है, सबके सेंस बताए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यदि आपको ध्यान नहीं रखे तो। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस अब ये किसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी होती है, ये ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली वन ऑफ टू इवेंट्स, ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ टू इवेंट्स, ऑफ वन, यानी एक की, इसमें से जो है ये एक की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन, है ना, एग्जैक्टली वन लिखिए, वन एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वन लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एग्जैक्टली वन, ठीक है। इसमें से ऑफ टू इवेंट्स E1 एंड E2, ऑफ टू इवेंट्स, जो दो इवेंट हैं आपके पास, टू इवेंट्स E1 एंड E2, ये भी आप इसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, पीछे सब चीज आपको बताई गई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे, कुछ आपके मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी होते हैं, फिर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे कि कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरह से आप लेते हैं। तो देखिए, मैथमेटिकल जो एक्सपेक्टेशन होते हैं उसमें क्या होता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो ये हम लोगों ने ये ले लिया, चलिए थोड़ा सा हम लोग कंडीशनल पर आते हैं, कंडीशनल को ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं आगे, लिखा है उसमें आगे लिखा होगा शायद, तो इसे सॉल्व कर, क्योंकि इससे पहले एक क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना होगा, उसके बाद में फिर हम लोग आते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पर आते हैं बाद में। चलिए, तो यहाँ पर पहले हम लोग जो ले लेते हैं वो क्या ले लेते हैं, कंडीशनल, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसमें कंडीशन लगी होती है,
कंडीशन क्या होती है, जैसे पहले ए कर देगा उसके बाद बी होगी, यानी पहले ए इवेंट हैपन हो जाती है उसके बाद बी इवेंट हैपन होती है। इस तरह से इसमें कुछ कंडीशन लगी होगी, और जब कंडीशन लगी होगी तो वहीं पर हम इसे कहेंगे कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। देखिए और एग्जाम्पल में बात करेंगे कैसे लिखेंगे इसे, क्या करेंगे, इस पर थोड़ा हम बात करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, है ना, थोड़ा सा इसको हम डिस्क्राइब करते हैं तब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, यहीं से चलिए हम लोग लिख लेते हैं। ये हमने लिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है, जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि आपके पास कोई सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में से कुछ इवेंट आपके पास E1 है और कुछ इवेंट आपने ले लिए हैं वो क्या है E2 है। यानी एक इवेंट सैंपल स्पेस पर एक इवेंट आपने ले ली E1 और दूसरी इवेंट ले ली आपने E2, 2 इवेंट्स इस पर ले ली। और यहाँ पर ये हमने कहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है ये नॉन जीरो है। इसका मतलब ये फाई सेट नहीं है, ये ऊपर इवेंट्स हैं आपके पास में, ये ऊपर हैं आपके पास में वो क्या है इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स हैं, एक E1 है एक E2 और आपसे कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है ये जीरो नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ फोकस जो किया जाता है ये E1 के एलिमेंट पर फोकस किया जाता है, वही चीज़ इसमें मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फोकस होता है ओनली फोकस ओनली एलिमेंट्स ऑफ E1 के एलिमेंट्स पर फोकस होता है। और यहाँ तक फोकस होता है कि इसे रिड्यूस कर दिया जाता है सैंपल स्पेस के फॉर्म में। कैसे सैंपल स्पेस के फॉर्म में रिड्यूस होगा वो बताएंगे हम आपको। इसे जो रिड्यूस कर दिया जाता है वो किसके रिड्यूस में कर दिया जाता है, सैंपल स्पेस के फॉर्म में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इसमें रिड्यूस्ड होता है ये रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस, रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस और किसे ले लिया जाता है, इसी को E1 के को ही सैंपल स्पेस के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल आप जो सेट में आपने लिया था, है ना, जैसे एक सेट ले लिया A और B और दूसरे सेट में आपने ले ली एलिमेंट ले लिए A B C D E F G। तो इस A और B वाले सेट के रेस्पेक्ट में वो आपका क्या था, जो दूसरा लिया यूनिवर्सल सेट है। और एक टोटली जो आपकी अल्फाबेट का सेट हो जाता है A to B से लेकर के A to Z हो जाता है, तो वो भी आपका क्या है, इसका जो है यूनिवर्सल सेट है। A, B ले लिया जाए सेट, तो सेट के एलिमेंट्स ये हमने आपको बताया है सेट में पीछे, है ना। तो उसी तरह से यानी ये रिड्यूस जो E1 के एलिमेंट्स ये रिड्यूस किसके फॉर्म में, सैंपल स्पेस के फॉर्म में रिड्यूस आपके हो जाए। अब देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फॉर E2 it is necessary it is necessary that क्या होगा, यदि इसके फॉर्म में यदि रिड्यूस हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर हम E1 और इंटरसेक्शन E2 निकाल सकते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 निकाला जा सकता है। इनमें क्या कॉमन आएगा, क्या चीज़ आएंगी, ये कर सकते हैं। चलिए फॉर E2 के लिए नेसेसरी है कि ये E1 E2 ये है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यहाँ पर निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालेंगे किस पर, सैंपल स्पेस E1 पर। तो कैसे क्या करेंगे उसको देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसे लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी, आगे पेज पर लिख देता हूँ, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 on sample space E1 on sample space E1। अब देखिएगा E1 पर जब प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो इसे किस तरह से डिनोट किया जाता है। अब इसे जब डिनोट करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चूंकि सैंपल स्पेस ये हो गया तो अब एलिमेंट्स जो लेंगे आप किसके एलिमेंट्स लेंगे, E1 के सैंपल स्पेस में।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू आप लेना चाहें तो ये हो जाएगा आपके पास NE1 हो जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2 ऊपर हो जाएगा, अंश में हो जाएगा। ये चीज हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की, E2 अक्रेंस की, ठीक है। जब इसे हम डिनोट करते हैं तो इसे कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है, और कहेंगे आफ्टर E1, यानी पहले प्रोबेबिलिटी E1 घटित हो चुकी होती है, उसके बाद E2 घटित होती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है इसे क्या लिखा जाता है, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। और यदि इसे लिखा जाए, और भी यदि हम ऐसे लिखना चाहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आफ्टर E2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब E2 आपका सैंपल स्पेस बना, ये हो जाएगा आपके पास एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन ये हो जाएगा एलिमेंट इन E2, ये हो जाएगा। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। यदि यहाँ से और लेना चाहें तो इनमें से आपका एक ये रिजल्ट भी ये निकल के आ जाता है। क्या रिजल्ट निकल के आ जाता है, ये रिजल्ट भी निकल के आ जाता है कि ये आपके पास हो गया NE1 इंटरसेक्शन आपके पास E2 इक्वल टू, यदि इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा NE2, और ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आपकी क्या हो रही है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2, ये भी आप कह सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लेना चाहें, ये आप कह सकते हैं। ऐसे ऊपर वाले को भी लिखा जा सकता है, आराम से लिख सकते हैं आप। यदि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि कोई हमारे पास एक डाइस है, और डाइस के लिए सैंपल स्पेस की बात करते हैं, तो सैंपल स्पेस जो आपका होता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये ले लिया। यानी एक डाइस है और डाइस को थ्रो कर देते हैं, तो जो सैंपल स्पेस होता है आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 ये होता है। अब इसमें से 2 इवेंट्स हमने मान ली, इसमें से 2 इवेंट्स मान ली कि 2 इवेंट यहाँ पर घटित हो रही हैं, एक है E1 और दूसरी हमने ले ली E2। एक ले ली E1 और दूसरी ले ली हमने E2। देखिए E1 में हमने क्या कहा, E1 में हमने कहा कि यहाँ पर जो एलिमेंट है 1 2 3 ले लिए हमने, एलिमेंट्स क्या ले लिए यहाँ पर 1 2 3 ले लिए, या 4 तक ले लीजिए, 1 2 3 4 ले लीजिए, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। अब E2 एलिमेंट है, अब यहाँ पर देखिएगा ये 4 एलिमेंट लिए, इसका मतलब 5 से छोटे एलिमेंट आपने ले लिए इसमें, यानी 5 से छोटा आने का जो डिजिट होता है वो इवेंट आपने ले ली। अब यहाँ पर E2 में हम क्या कह रहे हैं, E2 में हमने कहा कि इसमें इवन नंबर आने की इवेंट हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 4 एंड 6, क्योंकि इवन नंबर है वो 2 4 6 ही है, तो इनमें से कोई आएगा, जब इवन नंबर आएगा तो ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपकी लेस देन 5 है, ये आपकी क्या है लेस देन 5 है, ये है, ये प्रोबेबिलिटी कैसी है, लेस देन 5, यानी 5 से कम आने की प्रोबेबिलिटी है, और वो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन, ये इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है इवन नंबर, इवन नंबर 2 कम इवन नंबर। चलिए इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी वो है, सॉरी इवेंट है, ये इवन नंबर आने की इवेंट है, और ये आपका लेस देन 5, 5 से कम आने वाली इवेंट है जब डाइस को थ्रो किया जाता है तो। अब यहाँ पर देखिएगा जो फोकस हमें करना है वो फोकस किस पर करना है, ये करना है, इस पर E1 पर करना है। यानी हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है और इससे पहले ये घटित हो चुकी हो, तो यानी E2 की प्रोबेबिलिटी लेनी है और E2 से पहले ये घटित हो चुकी है, तब हमें क्या निकालना होगा, E1 इंटरसेक्शन हमें क्या निकालना होगा, E2 निकालना होगा। अब E1 इंटरसेक्शन E2 की बात करेंगे तो क्या आएगा दोनों में, 2 एंड 4, 2 एंड 4 ये एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं कॉमन, है ना। अब यहाँ पर आपसे जो फोकस हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आप निकाल लें E2 आफ्टर E1, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जो ये होगा आपके पास E1 इंटरसेक्शन E2, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और अपॉन आपके पास हो जाएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो किस में होंगे, E1 में होंगे।
यहाँ पर देखिए इसमें जो एलिमेंट्स हैं 2 हैं और इवन में एलिमेंट्स हैं वो कितने 4 हैं, तो इस तरह से इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है 1/2 हो जाती है। इस तरह से इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 हो जाती है। ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा और भी चीज़ें आप लेना चाहें तो और एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हैं कि आपने क्या ले लिया, एक मतलब ये दूसरे तरीके का एग्जाम्पल है। चलिए इसी तरीके के और भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। आगे हम लोग जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि लग रहा है वो, चलिए मैं देखता हूँ उसको, हो सकता है किसी पेज पर होगा। चलिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। थोड़ा सा अब यहाँ पर हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसे और भी समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिएगा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको इस तरह से लेंगे कि जैसे हमारे पास कोई बैग है, कंडीशनल का मतलब बैग है, इसमें देखिए पहली घटना यहाँ पर एक घटना घटित हो जाती है फिर दोबारा दूसरी घटना घटित होगी। यानी जैसे सपोज कर लीजिएगा कि हमने क्या लिया कि एक बैग ले लिया, बैग में से 2 बॉल निकाली और 2 बॉल में से हमने कहा कि 1/1 निकालनी और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली। तो इसमें से एक घटना पहले विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि एक बॉल पहले निकाली होगी जो भी आई होगी, फिर दोबारा बॉल निकली होगी वो दूसरी आई होगी। तो पहली जो बॉल निकलने की वो घटना पहले घटित हो चुकी है, उसके बाद दूसरी बॉल वाली घटना हो रही है ना। और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि रिप्लेसमेंट कर देंगे तो फिर इंडिपेंडेंटली हो जाएगा। जैसे 4 बॉल पड़ी हुई हैं, एक बॉल निकाली फिर हमने उठा करके उसमें रख दिया, तो वो क्या हो गया, ये रिप्लेसमेंट हो गया, तब ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ऐसे यदि हमने पहली बॉल उठाई और उठा के देख करके अलग रख दी, उसके बाद में फिर हैंड डाला, तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी एक तरह से शो करेगा। आइए इसी पर हम लोग जो बात करते हैं वो हम लोग बात करेंगे कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग ले रहे थे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग ये के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। और ये चूंकि मैंने बताया कि डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाती हैं, कैसे क्या करेंगे इसी पर हम लोग चलिए फिर बात करते हैं एक बार। हमने यहाँ पर आपसे कहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में और समझने का प्रयास करेंगे इसे। मैंने आपसे ये कहा है कि हमारे पास इसमें कोई भी बॉक्स है या कोई बैग है, इसमें 4 बॉल्स पड़ी हैं, एक B1 ले लिया, B2 ले लिया, B3 ले लिया एंड B4 ले लिया, 4 बॉल पड़ी हुई हैं, 4 बॉल्स कंटेन किया हुआ ये बैग। अब इसमें से हमें क्या करना है, 2 बॉल्स, इसमें से हमें क्या करना है, 2 बॉल्स निकालना है। 2 बॉल्स ड्रॉन, है ना, 2 बॉल्स क्या की जा रही है, ड्रॉइंग, और वो भी हम कर रहे हैं 1 बाई 1 कर रहे हैं, यानी एक एक करके निकाल रहे हैं। और एक एक करके निकाल रहे हैं, वो कैसे निकाल रहे हैं, अब एक एक करके निकालते हैं तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है रिप्लेसमेंट और एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो चलिए 2 बॉल्स आपने ले ली ड्रॉइंग 1 बाई 1 ये ले लिया, और विदाउट रिप्लेसमेंट ले लिया हमने, विदाउट रिप्लेसमेंट ले लिया। चलिए विदाउट रिप्लेसमेंट ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, यानी हमें रिप्लेसमेंट नहीं करना। जैसे पहली बार में जो बॉल आएगी हमारे हैंड में वो B1 B2 B3 B4 में से कुछ भी आ सकती है। अब उसे आप निकाल, तब ये कुछ भी आ सकती है, इसका मतलब ओवरऑल 4 बॉल हैं, 4 में से कितनी चूज हुई, एक, 4 में से कितनी चूज हुई, एक, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4 हो गई, 1/4 हो गई। अब कितनी बॉल बचेंगी, जब एक निकाल के बाहर कर देंगे तो 3 बचेंगी, तो दूसरी के लिए अब हमें क्या करने का, 3 में से 1 चूज करनी होगी। तो जो पहली वाली घटना है ये पहले घटित हो जाती है, तब दूसरी घटना घटित होती है। तो जो पहली घटना उसे हम E1 कह सकते हैं, दोबारा ये घटित हो रही है, दूसरी बार घटित हो रही है, उसे हम E2 कह सकते हैं। तो इसमें देखिएगा यही चीज हम यहाँ पर पास करेंगे। यदि एक इवेंट है हमारे पास E1, यहाँ पर हमने कहा E1 है, और E1 हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास फर्स्ट बॉल, ये है हमारे पास फर्स्ट बॉल ड्राइंग, फर्स्ट बॉल ड्राइंग, ये पहली बॉल हमने ले ली, यानी ये पहली बॉल निकाल ली। ये हमारे पास घटना क्या है, इसको नाम हमने जो दे दिया वो E1 दे दिया। और लिखना चाहें
तो ये इवेंट ऑफ फर्स्ट बॉल ड्राइंग ऐसे लिख दीजिए। चलिए ऐसे ही लिख दे रहे हैं, चलिए ऐसे लिख दिया हमने, इवेंट ऑफ फर्स्ट बॉल ड्राइंग, यहाँ से ये ले लिया हमने, ये हमारी E1 है, पहली घटना घटित हो गई, ठीक है। और लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कहाँ से ले रहे हैं हम, फ्रॉम बैग। चलिए फ्रॉम बैग ले लिया हमने। दूसरी घटना आपकी क्या घटित हो रही है, E2 घटित हो रही है। E2 अब क्या हो रही है, ये है हमारे पास इवेंट ऑफ, अब जो ये बॉल थी ये तो हमने निकाल के अलग रख दी। अब इवेंट ऑफ सेकंड बॉल ड्राइंग फ्रॉम द बैग, यानी बैग से ये दूसरी घटना घटित हो गई आपकी निकाल के, क्योंकि पहली आपने उसमें रखी नहीं है। तो इस तरह से देखेंगे ये एक दूसरे से क्या करते हैं, ये डिपेंडेंट हो जाती हैं, ये दोनों ही क्या होंगी, इवेंट्स डिपेंडेंट होंगी ये जी, डिपेंडेंट होंगी। क्योंकि पहली बॉल इसमें से मान लीजिए B1 निकलती है, तो अब B1 तो कभी नहीं निकलेगी ना, अब कभी नहीं निकलेगी, अब B2 B3 B4 में से निकलेगी, सेकंड इवेंट में से, है ना। तो वही चीज है, अब ये डिपेंड करने लगी, क्योंकि अब B1 नहीं निकल पाई, पहली बार तो B1 निकल गई तो अब दोबारा नहीं निकलेगी वो। तो इसी तरह से यदि मान लीजिए पहली बार में B3 निकल गई तो दोबारा B3 नहीं निकलेगी, तो वो है ये डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो जो ये इवेंट होती है, इसी इवेंट को बोला जाता है, इसी इवेंट को यहाँ वैसे डिनोट कर दिया जाता है E2 आफ्टर E1, इस तरह से होता है, तो इसे बोल दिया जाता है E2 आफ्टर E1, और इसे नोन एज, इसे क्या बोला जाता है, इज नोन एज E2 आफ्टर E1, यानी वो कह रहा है कि E2 तब है जब E1 पहले घटित हो चुकी है, E1 के बाद घटित होने वाली घटना है E2, ये शो कर रहा है। तो ये कंडीशनल, यहाँ पर कंडीशन बन जाती है, इसी कंडीशन पर आपका क्या चलता है, बेस चलती हैं चीज़ें, इन्हीं कंडीशन पर आपकी चीज़ें बेस चलती हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रोबेबिलिटी के बारे में लोग बात कर रहे थे, थोड़ा प्रोबेबिलिटी ले लें। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास E1 इंटरसेक्शन E2 होता है, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये देखो ए भी ध्यान में आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और इनटू ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, लेकिन आफ्टर क्या होगा, E1, आफ्टर क्या होगा, E1। भाई जो हम इंडिपेंडेंट उसके जो केसेस लेते थे वही चीज हो गया, पहले E1 प्रोबेबिलिटी घटित हुई, जो घटना घटित हुई, इवेंट हैपन हुई, दोबारा फिर E2 हो रही है, वो कब हो रही है, E1 के बाद। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है। और इसे लिखना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ऐसा भी हो सकता है कि पहले E2 घटना घटित हो इनटू, तब क्या लिखेंगे इसे, ये हो जाएगा E2 वो सॉरी E1 आफ्टर E2। अब यहाँ पर जो घटना घटित होगी E1 होगी और E2 पहले घटित हो चुकी है, ये आप इसे लिख सकते हैं आराम से। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल पर हम लोग लेके चलते हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेके चलते हैं, हमने बताया था कि यहाँ पर एक कंडीशन लगी होती है। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेसिया। चलिए एग्जाम्पल ग्रेसिया में हमने क्या ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ग्रेसिया, एग्जाम्पल के लिए हमने ये ले लिया कि हमारे पास, हमने ये मान लिया कि हमारे पास कोई भी एक बॉल, वो बैग है, ये बैग हमने ले लिया, और इस बैग में जो हमारे पास बॉल पड़ी हुई हैं, वो एक तो हमने लिया ब्लू बॉल, दूसरी भी ब्लू बॉल, तीसरी हमने ले लें, चलिए ग्रीन बॉल ले ली, और ये ग्रीन बॉल ले ली, यानी हमारे पास 4 बॉल्स हैं, हमारे पास क्या है, 4 बॉल्स हैं। अब इसमें से हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ये हमने ले लिया है, यहाँ से फर्स्ट कंडीशन यहाँ लगा दे रहे हैं, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लिया, इसलिए बहुत डिटेल में मैंने नहीं लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो अभी आएंगे, या बस समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में अब आपका क्या है, आपसे कहा कि 2 बॉल यहाँ से क्या की जा रही है, ड्राइंग की जा रही है, 2 बॉल्स यहाँ से 2 बॉल्स ड्राइंग की जा रही है, यानी 2 बॉल निकाली जा रही हैं यहाँ से,
2 बॉल ड्राइंग कर दी। अब और वो भी क्या की जा रही है, 1 बाई 1 और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो चलिए ये हो गया 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट ले लिया हमने। चलिए विदाउट रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेसमेंट के बिना ली जा रही है, यानी बॉल निकालेंगे फिर उसे बाहर कर देंगे। तब आपको जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देन प्रोबेबिलिटी टू बी 1। इसमें से जो 1 है वो 1 कैसी होनी चाहिए, ब्लू, 1 ब्लू, एंड क्योंकि 2 निकाली जा रही है 1 ग्रीन, ये है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें फाइंड करना है, यानी एक ग्रीन और एक ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या हम यहाँ कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज, ऐसे कर दीजिए थोड़ा सा, मुझे लग रहा है ये 1 1 वैसा ही हुआ जा रहा है, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी, एक मिनट में अभी ले लेता हूँ, पिछला जैसा ही लिख गया है, प्रोबेबिलिटी दैट टू बी फर्स्ट, यहाँ पर फाइंड कर दीजिएगा। तब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन वाला नहीं लेंगे ना, तो find probability to be that first ball is red, सॉरी ब्लू लिया है ना, फर्स्ट रेड इज ब्लू एंड सेकंड इज ग्रीन। कभी कभी चमक जाता है ना, तो हम जो बी है वो आर सा लग जाता है, लाइटिंग से चमक जाता है तो वो आर सा लग जाता है ना, वही वो हो जाती है कभी कभार दिक्कत, आर जैसा सिंबल लगने लगता है तो रेड लगने लगता है। चलिए अब यहाँ पर आपने ये ले लिया, ब्लू ले लिया, सेकंड इज ग्रीन, और सेकंड जो बॉल होनी चाहिए वो ग्रीन होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा जो फर्स्ट बॉल की बात की जा रही है, तो पहले एक घटना आपके पास हो गई, जो फर्स्ट बॉल है, ये फर्स्ट बॉल इज ब्लू, ये क्या हो गई, घटना हो गई E1। अब दूसरी जो बात कर रहा है वो क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि E2, इसकी बात कर रहा है, E2 की बात कर रहा है। अब यहाँ पर यदि हम इसे लेना चाहें तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तब हम यहाँ पर यदि लेना चाहें तो वैसे ये प्रोबेबिलिटी जो सॉल्यूशन आप लेते थे उसी सॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर उसी सॉल्यूशन को लेकर के बात कर रहे हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो चीज़ ये हो रही है, ये कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है कि पहली बॉल जो भी बैग में हमने हाथ डाला वो पहली बॉल हमारी क्या निकलनी चाहिए, ब्लू ही निकलनी चाहिए, दूसरी बॉल हमारी ग्रीन ही आनी चाहिए, ये कंडीशन हो गई है ना। अब देखिएगा ये तो पहली बॉल ब्लू निकल जाएगी, तो ब्लू ये कितने में से, 4 में से एक हो गई ना। ब्लू जब हम यहाँ पर ब्लू लेने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास जो ये कितने तरीके से ले सकते हैं, या तो B1 ले सकते हैं या B2 ले सकते हैं, तो 2 ही तरीके आएंगे ना। तो हम इसे क्या करते हैं, 2 कॉम्बिनेशन 1 कर सकते हैं अपॉन, और कितना हो जाएगा यहाँ पर नीचे देखिएगा सैंपल स्पेस में 4 कॉम्बिनेशन 1, 4 में से एक चूज हो रही है सैंपल स्पेस में, ये हो गया इनटू। अब क्या करेंगे आप, अब ग्रीन के लिए आपका क्या होगा, ग्रीन भी आपका क्या हो रहा है 2 में से एक है, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि पहले ब्लू में से एक चली गई तो अब ओवरऑल यहाँ 3 बॉल बची ना, तो 3 कॉम्बिनेशन आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये है E1 इंटरसेक्शन E2 की, ये आप पढ़ चुके हैं, पीछे भी पढ़ाया है हमने, है ना, पीछे पढ़ाया है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2
इक्वल टू ये हो जाएगा 2/4 हो गया, और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 2/3 हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ये तो जो पीछे आपने पढ़ा था उसको ले लिया, लेकिन हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं ये इस प्रोबेबिलिटी पर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपका क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब आप बात करेंगे तो ये आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले जो हमें लेनी थी वो आपने क्या निकाला है, ये होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इक्वल टू आपकी क्या होती है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इक्वल टू आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ ये इवन होगा अपॉन, और नीचे हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एक तो पी इवन आप यहाँ से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ से जब डिनोट करेंगे तब आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा, इसमें कितने दो में से एक लिया जा रहा है, 2 कॉम्बिनेशन 1 हो गया, 4 कॉम्बिनेशन 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात कर रहे हैं, और वो भी कहा जा रहा है आफ्टर E1। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिएगा जब ये चीज़ हम लेते हैं तो ये कितना होगा, यहाँ से क्योंकि एक इसमें से निकल गई, एक इसमें से निकल गई तो 3 बचेंगे, इसमें 3 बचेंगी, तो 3 के लिए अब आपका क्या हो जाएगा 2 कॉम्बिनेशन 1 अपॉन 3 कॉम्बिनेशन 1। अब जब हम इसकी वो करेंगे, ये हम जानते हैं कि फॉर्मूला ये हमारे पास जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1। वैल्यूज लगा दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो कितनी हो गई, यहाँ से ये 2/4 आएगा, और इनटू यहाँ से देखेंगे तो ये 2/3 आएगा, इस तरह से देखेंगे तो 1/3 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। थोड़ा सा समझाने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है इसीलिए, नहीं तो वहीं के वहीं वैसे हो जाएगा, वो वहीं के वहीं हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो यहाँ पर ले लिए थे बस यहीं से आंसर ही निकल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आइए अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग और बात करते हैं एक और, इसी में ये फर्स्ट हमने लिया था, सेकंड यहाँ पर और हम लोग ले लेते हैं, एक सेकंड एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। सेकंड में हमने क्या किया, हम यहाँ से ये कह रहे हैं जो हमारे पास था इसमें क्या था, ये आपने लिया था यहाँ पर आपके पास एक B1 और B2 और G1 और G2, ये 4 बॉल थी। अब इसमें से हमें 2 बॉल्स लेनी है और विद रिप्लेसमेंट लेनी है ना, यहाँ से हमें क्या करना है 2 बॉल्स ड्राइंग, 2 बॉल्स ड्राइंग, यहाँ से 2 बॉल्स हमें लेनी है ड्राइंग ये, और वो कैसी लेनी है विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट लेनी है, यानी रिप्लेसमेंट कर दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला हमने विदाउट रिप्लेसमेंट लिया था, अब रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हमने क्या लिया ड्राइंग विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट आपने ले लिया, फाइंड प्रोबेबिलिटी, यहां से अब हमें लेना है फाइंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट टू बी first is blue and second is green, and second is green। इसकी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, फर्स्ट ब्लू हो गया, सेकंड ग्रीन हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले इवेंट और दूसरी इवेंट का कोई लेना देना नहीं है, पहले इवेंट और दूसरी इवेंट का कोई लेना देना नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी इसकी निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, यानी पहले को चूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, है ना, यहाँ पर आफ्टर वाला कोई वो नहीं होगा, रोल होगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्योंकि पहली बॉल आप निकालेंगे तो B1 B2 G1 G4 पहले थी, तो पहली निकाली आपको ब्लू मिली, फिर आपने उसी में रख दी, दोबारा फिर आपने निकाली तो वो ग्रीन मिली। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि पहली ब्लू हो और दूसरी ग्रीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है, तो वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू ये आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा जो हो जाएगा वो कितना होगा, पहले आपके पास कितना था 2 कॉम्बिनेशन 1, यानी जो बी पहली बॉल बी निकल रही थी 4 में से एक निकली थी ये, तो ये 2 आपके पास ब्लू थी तो 2 में से एक हाथ में पड़ी, ओवरऑल 4 थी तो 4 में से एक निकली है, इनटू फिर ये आपने उसी में रख दिया तो फिर वही 2 कॉम्बिनेशन 1/4 कॉम्बिनेशन क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 2 × 2/4 × 4, तो 2 से यहाँ पर ये 2 और 2 से ये कैंसिल हो गया, तो इस तरह से आपका हो जाएगा 1/4, तो ये प्रोबेबिलिटी जो हो गई इसकी कितनी हो गई, वो 1/4 हो गई। विथ रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो यदि विथ रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बड़े आपकी वैसी चीज़ें हैं, अच्छे तरीके से जो है इसे समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट ना हो, और कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मुझे आप इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो रही है, जिससे कि उनकी जो जो समस्या हैं उनको आराम से समाधान किया जा सके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आइए अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, आइए देखिएगा यहाँ पर ये ले लिया एग्जाम्पल है 2 स्टूडेंट्स सॉल्व ए प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, 2 स्टूडेंट हैं और एक प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, यानी एक अपना अलग कर रहा है दूसरा अपना अलग कर रहा है, इंडिपेंडेंटली एक साथ मिलकर के नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया सच दैट जो पहले है स्टूडेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसे हमने इवन मान लिया कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है, 1/4 है जो E1 के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, E2 के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। अब यहाँ पर हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो सॉल्व द प्रॉब्लम बाय E1 ओनली, यानी E1 के द्वारा सॉल्व करना है ना, ये हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, या और हमें क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए, केवल E1 के द्वारा सॉल्व करना है, या दूसरी प्रोबेबिलिटी और हमारे पास क्या निकल रही है, सॉल्व द प्रॉब्लम बाय एनीवन, यानी किसी के भी द्वारा सॉल्व हो जाए, चाहे वो E1 के द्वारा सॉल्व हो जाए चाहे E2 के द्वारा सॉल्व हो जाए, किसी के द्वारा वो किसी के द्वारा सॉल्व हो जाए। अगले नंबर पर है आपका जो प्रोबेबिलिटी की आपकी बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, जो प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है वो किसके द्वारा बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, यानी प्रॉब्लम सॉल्व ही न हो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये चीज बात हो रही है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग प्रयास करें कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और उनके बारे में जो बात कर रहे थे तो थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं तब इस पर आते हैं, है ना, थोड़ा सा पीछे आते हैं तब हम लोग इस पर आते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सॉल्व होने के लिए तो वो यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है, यदि आप यहाँ पर भी सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पर भी सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सा पीछे रहेगा तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ठीक है, और सॉल्व इनको तो कहीं भी कर लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे चाहे वहाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये कुछ आइए सॉल्व द प्रॉब्लम बाय E1, इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्व द प्रॉब्लम बाय E1 इसका मतलब क्या हो गया, ये हमने आपको बताया था, इसका मतलब क्या है, केवल E1 के द्वारा सॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि आपको जो निकालना होगा वो E1 इंटरसेक्शन आपको क्या निकालना है, E2 का कॉम्प्लीमेंट, ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, केवल E1 के द्वारा सॉल्व हो रही है तो इसका मतलब ये निकालना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर कही जा रही है कि किसी के द्वारा भी सॉल्व हो जाए, है ना, किसी के द्वारा भी सॉल्व हो जाए, तब आप क्या करेंगे वहाँ पर, चाहे वो E1 के द्वारा हो चाहे E2 के द्वारा हो, या E1 करे या E2 करे या दोनों मिलकर करें,
तो वहां पर आप क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन आप क्या निकालते थे, E2 निकालते थे, ये पूछा है। और प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, अब ये सॉल्व ही नो, नाइदर नहीं सॉल्व हो रही है, नाइदर E1 नॉर E2, नाइदर E1 नॉर E2, जो वो वाली कंडीशन है वो यहाँ पर आप लगा देंगे, नाइदर E1 नॉर E2 वाली कंडीशन, फिर प्रॉब्लम सॉल्व। अब प्रॉब्लम सॉल्व की बात हो रही है तो प्रॉब्लम वो चाहे जिसके द्वारा सॉल्व हो, चाहे A1 के द्वारा सॉल्व हो, चाहे A2 के द्वारा वो, चाहे E1 के द्वारा सॉल्व हो, चाहे E2 के द्वारा सॉल्व हो, किसी के द्वारा भी सॉल्व हो सकती है। तो ये अलग अलग केसेज यहाँ पर आपके बन जाते हैं। एक मिनट बस पानी पी लूँ थोड़ा सा। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि जो प्रॉब्लम है वो E1 के द्वारा, यानी ये पहले में आपने निकालना हुआ, इसका मतलब आपका क्या हो गया, ये केवल E1, ओनली E1 नॉट E2, इसका मतलब क्या हो गया, ओनली E1, ये E1 सॉल्व करेगा नॉट E2, यही चीज बताई थी हमने पीछे आपको। सॉल्व द प्रॉब्लम बाई एनीवन, चाहे तो यहाँ पर आपका E1 करे या E2 करे या क्या करें, बोथ करें, दोनों करें, किसी के भी द्वारा होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, या बल्कि प्रॉब्लम बाई एनीवन, एनीवन तो किसी के द्वारा, चाहे ये करे चाहे ये करे। अभी यहाँ से चलिए बोथ हटा देते हैं, बोथ यहाँ से हटा देते हैं, है ना। चलिए ये हमने ले लिया, चाहे E1 करे चाहे E2 करे। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, इसका मतलब जो प्रॉब्लम है न तो वो E1 के द्वारा हो रही है और न ही आपका E2 के द्वारा हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया, नाइदर E1 नॉर E2, नाइदर E1 नॉर E2, ये हो गया आपके पास। और आपके पास क्या हो रहा है, अब सॉल्व की बात हो रही है, तो सॉल्व की बात हो रही है तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, जो प्रॉब्लम सॉल्व है वो प्रॉब्लम जो है, चाहे तो आपका E1 सॉल्व करे चाहे E2 सॉल्व करे, है ना। सॉल्व द प्रॉब्लम बाई एनीवन, ये ले लिया, E1 के द्वारा लिया। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए कुल मिला के, चाहे तो वो E1 करे, चाहे आपका E2 करे, और चाहे बोथ, दोनों करें, ये चीज आपको निकालनी है, ये चीज आपको निकालनी है। आइए इसी पर हम लोग बातचीत करते हैं, बहुत सिंपल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जबकि पहला आपने जो ले लिया वो पहला आपने क्या ले लिया, पहले में आपने दिखा दिया। तो जो चीज़ हमको वैल्यूज दी गई हैं इनके फॉर्मूले पर पुट करते चले जाइए, जो भी वैल्यू दी हैं उनका फार्मूला पुट करते चले जाइए। तो हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं ये देख लीजिएगा पहले। हम जो यहाँ पर ये जानते हैं कि चूंकि हमारे पास दो घटनाएं, एक E1 है एक E2 है, तो ये यहाँ पर हम ये जानते हैं कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि किसके द्वारा, E1 के द्वारा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन आपका E2 डैश लिख दिया, चाहे E2 पर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ये क्या होता है आपके पास, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये आप जानते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ होता है E1 इंटरसेक्शन आपका होता है E2। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आपको क्या दे दिया है, एक तो ये दे दिया है E1 दे दिया है, E2 दे दिया है। अब यहाँ पर यदि प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर लेते हैं E1 और E2, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यूज लगा दीजिए, तो ये इसकी तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, 1/4 हो रही है, माइनस ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, PE1 और इंटू PE2 होगी, है ना। PE1 इंटू आपका क्या होगा, ये PE2 होगी, ये होगी, चूंकि इंडिपेंडेंटली है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है,
तो 1/4 माइनस, और ये आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 1/6। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 24 24, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6, ये 5 हो जाएगा 24, ये 5 कितना हो गया 24 हो गई प्रोबेबिलिटी इसकी। अब आगे देखिएगा हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर पर। अब यहाँ पर क्या है, सेकंड नंबर में कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम बाय एनीवन। ये प्रॉब्लम सॉल्व और ये सब दोनों एक से हुए जा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ हम चेंज कर ले रहे हैं, एनीवन की जगह बाई यहाँ पर जो कर ले रहे हैं वो क्या कर ले रहे हैं E2 कर ले रहे हैं ओनली, बाई E2 ओनली। चलिए यहाँ पर E2 के द्वारा किया जा रहा है, E2 के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा हमारा ये चेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि दो ये सेम हुए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। तो यहाँ पर आपका क्या होगा E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको यहाँ क्या निकालनी है, E1 इंटरसेक्शन E2 होगा, लेकिन इस पर बार होगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ओनली E2 नॉट E1, नॉट E1। तो जिस तरह से ये निकाला था उसी तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं आराम से। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ से कि प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, यानी नाइदर की बात की जा रही है। तो नाइदर के लिए भी आप कंडीशन, ये वैसे सब कंडीशन सब फॉर्मूले आपको लिखा ही चुके हैं, तो आराम से उन्हीं वैल्यूज में लगा करके आराम से इसे पुट करके रख दीजिएगा, क्योंकि ये पीछे क्वेश्चन हो भी चुके हैं, ज़्यादा इन पर टाइम देना अब इसीलिए उचित भी नहीं लग रहा है। ये हो गया। आइए अब यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं, वो हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, कुछ हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और इनके बारे में वैसे हमने आपको बताया ही है, लेकिन कुछ इस पर फिर भी हम लोग देख लेते हैं अलग से कुछ चीज़ें। आइए देखिएगा म्यूचुअली ये आपकी क्या होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसके बारे में वैसे हमने बताया है आपको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होती हैं, ये हमने बताया था कि दो इवेंट हैं आपके पास, E1 और, है ना, और दूसरी है E2, और म्यूचुअली ये एक्सक्लूसिव है या नहीं, तो इसके लिए मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि इनका इंटरसेक्शन हम लेते हैं, इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी E1 इंटरसेक्शन E2 लेते हैं, और ये आना चाहिए 5। यदि 5 है तब तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2 है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी 0 होगा। इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं है तो 0 एलिमेंट्स है। इस तरह से जो इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू क्या होती है 0 होती है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना है। ये हमने आपको बताया भी था कि इसी से आप वहाँ पता कर पाएंगे कि किस तरह से चीज़ों को आप निकाल सकते हैं आराम से, है ना, ये वहीं से आप पता कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा, अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में अब हम लोग ले रहे हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में हमने क्या कहा, एक इवेंट हमारे पास E1 है, दूसरी इवेंट हमारे पास क्या है E2 है, दो ये हमारे पास इवेंट्स हैं, 2 हमारे पास ये इवेंट्स हैं। अब यहाँ पर यदि इनका इंटरसेक्शन लेते हैं और ये इंडिपेंडेंट हैं, तो ये आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। यदि ये लिया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, इनकी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो हमने क्या बताया था, ये थी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये बताई थी हमने, जो कि अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में भी यूज हुई है ना। ये चीज़ था, इसका था, जैसे एग्जाम्पल यदि आप लेना चाहें, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कर दिया, एक कॉइन ले ली और उसको 2 बार टॉस कर दिया, यानी एक आपने क्या ले ली, कॉइन ले ली, एक कॉइन, और ये आपने क्या कर दिया, टॉस।
टॉस्ट कर दिया आपने कितने बार, ट्वाइस, 2 बार आपने ये टॉस कर दिया। जब 2 बार टॉस किया तो देन तब यहाँ से हमारी देन इवेंट्स, तब यहाँ से हम लोग देखे इवेंट्स देख ले रहे हैं कौन कौन सी इवेंट्स हैं। पहली इवेंट हमने ले ली E1, पहली इवेंट ले ली हमने E1, तो ये होगा आपके पास हेड ऑन, ये होगा हेड ऑन फर्स्ट टॉस, हेड ऑन फर्स्ट टॉस, ये पहले टॉस पर होता है। और सेकंड यहाँ पर हम लोग बात करते हैं E2, और ये हमने ले लिया टेल ऑन फर्स्ट टॉस। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर हमें चेक करना है, ये हमें चेक करना है, यानी चेक फॉर एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, यानी ये इंडिपेंडेंट है या एक्सक्लूसिव है, ये हमको चेक करना है। आइए यहाँ से चेक करना है आपको इन दोनों के लिए। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, चलिए हमने क्या ले लिया, हमारे पास जो सैंपल स्पेस होता है वो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है भाई, ट्वाइस, 2 बार वो किया जा रहा है, तो सैंपल स्पेस इसका बन रहा था HH बन रहा था, HT, TH और TT, ये सैंपल स्पेस बन रहा था। सैंपल स्पेस वाला वीडियो आप अच्छे तरीके से देखे भी होंगे, ये सैंपल स्पेस आपका बन रहा था। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, E1 में आपसे क्या कहा जा रहा है, E1 में जो आपसे कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है, E1 में कहा जा रहा है एक कॉइन टॉस ट्वाइस, ये किया जा रहा है हेड ऑन फर्स्ट टॉस, फर्स्ट टॉस पर हेड होना चाहिए। तो फर्स्ट टॉस पर हेड कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये 2 एलिमेंट्स होंगे इसके, एक HH होगा, एक HT होगा। दूसरा आपके पास इवेंट E2 है, E2 में अब क्या कहा जा रहा है, टेल ऑन फर्स्ट हेड, दूसरे में कहा गया है टेल ऑन फर्स्ट हेड। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट इसके हो रहे हैं टेल ऑन फर्स्ट हेड, तो टेल आपका फर्स्ट हेड यहाँ पर है और पहली बार यहाँ पर है, 2 जगह है, तो ये हो जाएगा TH हो गया और TT हो गया, TH हो गया और TT हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स हैं, ये 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या निकालना चाहते हैं, यदि यहाँ से हम निकालना चाहें कि E1 इंटरसेक्शन, क्योंकि E1 E2 दोनों आपने निकाल लिए, तो E1 इंटरसेक्शन E2 की बात करें तो देखिएगा E1 में हमारे कौन कौन से HH, HT या TH, TT, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, ये 5 हो गया। अब 5 हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू हो जाएगी 0। इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ये आपकी, इसका मतलब ये निकल गया यहाँ से, इसका मतलब है ना। अब यहाँ पर यदि ये दूसरा एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और कहना चाहें, और एक कहना चाहें इंडिपेंडेंट के लिए क्या होगा, इंडिपेंडेंट के लिए आप देखेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास ये E1 जो ले रहे हैं, यहाँ से PE1 कितना हो जाएगा, PE1 हो जाएगा 2/4। भाई इसमें कितने 2 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो 1/2 हो जाएगा, और PE2 हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा 2/4 यानी 1/2 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर यदि इसके लिए हम निकालें, इसके लिए निकालें, तो इसके लिए जो हमारा PE1 इंटू PE2 है, ये कितना हो रहा है, ये 1/2 हो गया, तो 1/2 इंटू 1/2 हो गया, यानी 1/4 हो गया। लेकिन अब यहाँ से देख रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। इसका मतलब ये क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है कि ये नॉट इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट आपकी नहीं है, इसका मतलब ये निकल के आया। चलिए आइए और हम लोग यहाँ पर जो आगे एग्जाम्पल जो है समझने का प्रयास करते हैं।
आगे और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि जैसे हमने E1 दे दिया, E2 दे दिया है ना। एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमने सपोज कर लीजिएगा ये ले लिया, एक एग्जाम्पल और हमने ले लिया, ये हमने ले लिया कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू, आपने कहा कि 1/3 है, 1/3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू आपने कहा कि ये 1/4 है, और साथ ही साथ में आपने कहा कि E1 और E2 दोनों इंडिपेंडेंट हैं। कैसे हैं? इंडिपेंडेंट हैं, E1 एंड E2, और आपने कहा कि E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों ही आपकी जो हैं वो कैसी हैं? इंडिपेंडेंट हैं। जब इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन को होल्ड करनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? तब यदि यहाँ से आप क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 की बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा PE1 इंटू हो जाएगा PE2, क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट में कंडीशन होल्ड होता है, तो आराम से कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बोथ की, वो कितनी हो जाएगी? 1/12 हो जाएगी। इसी तरह से यदि इसके यूनियन की बात करें हम लोग, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, यानी E1 हो या E2 हो या दोनों हो, है ना, तब क्या हो जाएगा? तब ये आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और माइनस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और इंटरसेक्शन आपका होता है E2। इस तरह से इन सब प्रोबेबिलिटीज को सॉल्व कर लीजिए, और सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 1/3, 1/4, ये 1/2, ये 1/2 आ जाएगा। चलिए 1/2 ले लिया। इसी तरह से यदि केवल इसे E1 के द्वारा सॉल्व हो तब क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2, केवल E1 के द्वारा सॉल्व हो तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर क्या होता है? E1 होता है, और माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये आप पीछे पढ़ ही चुके हैं, आराम से इनमें लगा सकते हैं। भाई ये भी वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ से पुट कर दीजिएगा, PE1 मालूम है, यहाँ से पुट कर दीजिए। और भी यदि आपको निकालना हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज हो गई है, PE1 की वैल्यू आपने 1/3 ले ली है, और यहाँ पर ये -1/12 हो गया है, जो भी आंसर आएगा रख दीजिएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं कि नाइदर, यानी E1 न तो E1 के द्वारा निकल रहा और नहीं ये E2 के द्वारा निकल रहा, दोनों में से कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा है, या दोनों में से किसी के द्वारा नहीं हो पा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन, आपके पास हो जाता है E2 इसका डैश, डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया आपने, तो 1 माइनस ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और यूनियन आपका हो जाता है E2, यूनियन हो जाता है आपका E2। ये हो गया यहाँ पर। लगा दीजिए वैल्यू, दोनों वैल्यू आपको मालूम है, 1 है ये 1/2 निकला है, ये 1 है ये 1/2 निकला है, तो ये आंसर आपका क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें आपकी सॉल्व हो गई। आगे देखिएगा हम लोग, और यहाँ पर जो बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं, जो अभी जो चीज़ें हमने निकाली थी वही चीज़ें देखिए आप यहाँ पर फिर निकाल रहे हैं। गिवन PE1 दिया है, PE2 दिया है, E1 इंटर यूनियन E2 की भी प्रोबेबिलिटी दे दी है, तो इंटरसेक्शन इसकी प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी ये E1 और E2 दोनों के द्वारा सॉल्व की प्रोबेबिलिटी है, E1 एंड E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 जो ये दी जा रही है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2, तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, है ना, और ये इंटरसेक्शन E2, ये चीज़ होती है। तो आराम से इनको यदि आप निकालना चाहें तो उन्हीं चीज़ों से आप निकाल सकते हैं, और यदि आप कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग निकाल लेंगे, क्योंकि इस तरह के पहले भी क्वेश्चंस हो चुके हैं, और अब फिर भी ये सब चीज़ हो रहे हैं, तो संभवतः सब आप निकाल लेंगे। इस पर मुझे लग रहा है कि अब टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। आइए
अब हम लोग आगे बात करते हैं, और भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये चलिए मैं बता ही देता हूँ, नहीं कहीं गड़बड़ाने न लगे आप लोग। हिंट करता जा रहा हूँ मैं सब में, ठीक है, हिंट करता जा रहा हूँ, आप फिर इसे निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हम इसके लिए निकाल रहे हैं, तो एक फॉर्मूला जो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन आपका क्या होता है, E2 होता है। वही फॉर्मूला लगा देना है। ये तीनों वैल्यू दी गई हैं, तीनों को इसको जोड़ना है ना। ये इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये इधर ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू यदि लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो आपकी कितनी हो रही है, 1/3। 1/3 में से आपको ये 1/4 प्लस 1/6 है ना, इसमें से 1/3, तो ये 1/12 आना चाहिए। चलिए 1/12 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आफ्टर आपसे क्या कहा जा रहा है, E1 कहा जा रहा है। तो इसका मतलब आपका क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब आपका ये होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि प्रोबेबिलिटी जब आप यहाँ से फाइंड करते हैं, है ना, तो प्रोबेबिलिटी में आपने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था आपने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर पहले आप क्या लेते हैं, जो पहले घटित हो गई है, कौन सी घटित हो गई है, E1 घटित हुई है या E2 घटित हुई है। यहाँ पर क्योंकि ये आपने देखा है कि यहाँ पर जो इवेंट है ये E2 अब घटित हो रही है, और इससे पहले इवेंट E1 है वो घटित हो चुकी है, ये आपकी घटित हो चुकी है। यानी आप यहाँ पर जब करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आफ्टर E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आफ्टर E1, इसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर पहले जो आप लेते हैं वो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर जो ऊपर लेते हैं वो आपका क्या होता है, E1 इंटरसेक्शन आपका क्या होता है, E2 अपॉन, और नीचे जो होता है वो होती है, आप लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये लेते थे, वही चीज़ यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है, वही लगाएंगे। वैल्यूज आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू मालूम है और E1 की वैल्यू मालूम है, ये दोनों वैल्यूज आपको मालूम है, यहाँ पर लगाएंगे, आंसर आपका आएगा। चलिए आगे इसी तरह से ये है, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये है, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन आपका क्या होता है, E2 अपॉन, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आपकी क्या होती है, E2, ये E2 जो नीचे आता है वही होता है ना, पीछे भी नीचे ही वाला लिखा है, ऊपर वाला तो नहीं लिख दिया, हाँ नीचे वाला ही लिखा है। अब ये सभी वैल्यूज आपको मालूम है, ये वैल्यूज यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यूज हैं, ऊपर वाली वैल्यू निकाल चुके हैं, PE2 आपको दी गई है, पुट कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको क्या निकालना है, केवल E1 के लिए, केवल E1 के लिए निकालना है ना, जो अभी हमने निकाला था, यहाँ पर केवल E2 के लिए निकालना है, जो अभी आप निकाल चुके हैं, इससे पहले एग्जाम्पल में भी निकाल चुके हैं। तो इनको आप क्या करेंगे, सेल्फ करेंगे, इनको आप सेल्फ करेंगे, डू योर सेल्फ, इसको भी आप सेल्फ करेंगे। आगे और क्या है, वही है जो पीछे आप कर चुके हैं, इसको भी आप सेल्फ करेंगे। ये क्या कह रहा है, नाइदर E1 नॉर E2, न तो ये E1 के द्वारा जो है सॉल्व होता है और नहीं E2 के द्वारा सॉल्व होता है। चलिए तो यहाँ पर भी आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी देखिएगा वही चीज़ें हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आप कर लेंगे, क्योंकि आपको कराई भी गई है, और यदि इसमें प्रॉब्लम होती भी है तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जो ये प्रोबेबिलिटी है, चलिए यदि ऐसा कुछ है यहाँ मैं बता देता हूँ, ये क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी होगा E1 इंटरसेक्शन E2 इसके डैश के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ तक ये तो मैंने करा दिया है, पीछे उसमें ये नहीं कराया शायद। ये यदि आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब दोनों वैल्यूज मालूम है, अभी आप यहाँ से निकाल लेंगे, अब आप यहाँ से निकाल लेंगे। अब 8th नंबर पर हम लोग बात करते हैं। 8th नंबर पर यदि हम बात करना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी बात करेंगे तो ये होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश इंटरसेक्शन, आप लिखेंगे यहाँ पर E2 और अपॉन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका क्या हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा। अब यहाँ से भी वैल्यू लगा दीजिएगा, यहाँ से भी वैल्यू लगा दीजिए, ये
ऊपर आप निकाल चुके हैं, इसको वैल्यू को लगा दीजिए तो ये भी आंसर आ जाएगा यहाँ से। आगे देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये E2 डैश अपॉन E1 डैश, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं, E2 डैश अपॉन E1 डैश, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश इंटरसेक्शन E1 डैश होगा, और अपॉन ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश होगा, है ना। ये सब आप निकाल चुके हैं पीछे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे, रखेंगे। ऐसे ही आपका ये होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डैश अपॉन, और ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश, या E2 पर बार लगा दिया, एक ही बात है। ये भी आप पहले कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर होगा ये डैश है, तो ये चीज़ें आप सॉल्व कर चुके हैं पीछे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी E2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डैश, ये आपका हो रहा है अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका क्या होगा, E2 होगा नीचे। तो ये वैल्यूज भी आपको क्या है, मालूम है, इसीलिए आराम से इन वैल्यूज को भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, वो अगले एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, वो अगले एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। और ये एग्जाम्पल में देखिए हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू सक्सेस, यानी किसी भी सक्सेस प्रोबेबिलिटी, जो सक्सेस होने की कोई भी पर्सन है वो सक्सेस हो रहा है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो P है, और टू गेट मनी आफ्टर सक्सेस, और सक्सेस के बाद उसे जो मनी मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो जो मनी मिलता है वो कितना मिलता है, कैपिटल M मिलता है, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो PM के बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज होती हैं, ध्यान रखिएगा, ये हमने पहले बता भी दी हैं आप लोगों को। ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं, यानी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, और जो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होती है और उसमें उसके कॉम्प्लीमेंट की भी प्रोबेबिलिटी जोड़ दी जाती है तो 1 हो जाती है। फाई की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ये आपने यहाँ पर देखा है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 9, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए डायमंड कार्ड, यानी एक डायमंड कार्ड आप ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपको निकालनी है। एक डायमंड कार्ड, यानी कार्ड ले लिया है, प्लेइंग कार्ड्स हैं उनमें से ले लिया है, डायमंड कार्ड इन ईच ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ड्रॉज, यानी 2 बार आपने एक अच्छे तरीके से फेंटी हुई गड्डी है, यानी ताश की गड्डी है, अच्छे तरीके से फेंटी हुई है, उसमें से 2 लगातार कार्ड निकाले, और वो क्या निकल रहे हैं, डायमंड। डायमंड मतलब हुक्म का पत्ता निकल रहा है, हुक्म का पत्ता निकल रहा है, दोनों बार निकाले, दोनों हुक्म के पत्ते निकल रहे हैं, वही कहा जा रहा है। फ्रॉम द सफल पैक ऑफ कार्ड, इफ द कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस, तो कार्ड रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, पहले निकाला वो भी हुक्म का पत्ता, दूसरा निकाला फिर भी हुक्म का पत्ता, तब कह रहा है आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इफ द कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ, यानी तब ये हमें प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ड्रॉ के बाद की प्रोबेबिलिटी निकालनी कितनी होगी। आइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो पहली घटना घटित हो रही है वो कितनी होगी। अब उसमें से देखिएगा 13 पत्ते थे, उसमें से एक आपका निकला था डायमंड का, ये डायमंड के 13 पत्ते थे, उसमें से एक निकला था, लेकिन ओवरऑल कितने आपके कार्ड्स थे, 52 प्लेइंग कार्ड थे, उसमें से एक निकला है, तो P-E1 तो आपकी ये हो गई, P-E1 आपकी ये हो गई। यदि से रखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/52 इक्वल टू हो जाएगा 1/4। अब ये आपका क्या है, रिप्लेस्ड किया जा रहा है, ये इज नॉट रिप्लेस, सॉरी नॉट रिप्लेस्ड किया जा रहा है, नॉट रिप्लेस्ड है, इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी ये पत्ता निकाल के बाहर कर दिया। अब जो प्रोबेबिलिटी आपकी हो रही है वो हमें किसकी निकालनी है, E2 की निकालनी है, और जबकि E1 आपकी घटित हो चुकी है। इसके लिए आपका क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो बचे हैं वो ओवरऑल 12 पत्ते बचे ना डायमंड के, उसमें से एक निकल रहा है दोबारा में, और नीचे जो बचे हैं वो 51 कार्ड्स बचे हैं, उनमें से एक निकल रहा है, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपके पास 12 अपॉन हो जाएगा 51, ये हो गया। अब यहाँ से हमें जो करना है वो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 निकालनी है। तो इसके लिए वैल्यू हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आफ्टर E1,
ये वैल्यूज यहाँ पर लगा दीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की जो हम बात कर रहे हैं वो कितना हो गई आपकी, ये हो गया 1/4, 1/4 हो गया इंटू 12/51 हो गया। तो इस तरह से जो ये निकल के आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। 4 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 3 से देखेंगे तो 3 एकम 3 7 21, यानी ये कितना हो गया, इक्वल टू ये हो जाएगा 1/17। ये हो जाएगा 1/17। आंसर आपका सही है। वो कौन सा ऑप्शन सही है? इस तरह से आपने देखा, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर है। थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर है, ये आप लोगों ने देखा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, आगे अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल 10 पर। एग्जाम्पल 10 में क्या है आपका, एग्जाम्पल 10 में कुछ बॉल्स आपके पास रखी हुई हैं। एग्जाम्पल 10 में कुछ बॉल्स रखी हुई हैं, उन बॉल्स पर हम लोगों को बात करनी है। देखिए क्या क्या बॉल रखी हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक बैग है आपके पास कंटेनिंग 3 ब्लू बॉल्स, 2 वाइट बॉल्स। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास जो है एक बैग है, बैग में अलग अलग हमारे पास बॉल्स रखी हुई हैं। एक बैग है और बैग में हमारे पास अलग अलग बॉल्स रखी हुई हैं। ये हमने कहा कि 3 हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं, 3 हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं, यानी B1 हो गया, B2 हो गया एंड B3 हो गया। B1 B2 एंड B3 ये हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है 2 वाइट बॉल्स हैं, तो एक W1 हो गया, एक W2 हो गया, ये हो गया। बॉल्स ड्रॉइंग रैंडमली ब्लू बॉल्स एंड 1 वाइट, 2 ब्लू बॉल और एक 1 वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस पर हम लोगों को बात करनी है। यानी हमें यहाँ से जो निकालना है वो एक हमें कैसी होनी चाहिए, एक तो हमारे पास जो है वाइट होनी चाहिए बॉल और 2 ब्लू होनी चाहिए। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आइए बात करते हैं। तो ओवरऑल जो हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, यहाँ पर देखेंगे तो 5 बॉल्स हैं हमारे पास, ओवरऑल 5 बॉल्स हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपकी होती है E इक्वल टू, वो आपका क्या होता है, ये होता है NE अपॉन क्या होता है NS। NE अपॉन आपका क्या होता है NS होता है। तो यहाँ से NE अपॉन NS आपने निकाला। अब NE कितना हो जाएगा, इवेंट। इवेंट में आपसे क्या कहा जा रहा है, 2 बॉल आपकी कौन सी निकल रही हैं, 2 बॉल निकल रही हैं आपके पास ब्लू। तो यानी इसका मतलब ब्लू बॉल कितनी है, 3, 3 में से कितनी निकल रही हैं, 2 इंटू वाइट, वाइट कितनी है, 2, 2 में से कितनी निकल रही है, 1। ठीक है, अपॉन, क्योंकि एक साथ निकल रही हैं, इंडिपेंडेंटली है सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, टोटल देखेंगे तो 5 बॉल हैं और 5 में से कितनी निकल के जा रही हैं, 3 बॉल निकल के जा रही हैं। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। आराम से अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ से, 3 कॉम्बिनेशन 2, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, इंटू 2 हो जाएगी और ये होगा 5 इंटू 4/2 हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3/5। 3/5 यानी ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल ये 11 पर। देखेगा उसी तरह का एग्जाम्पल लग रहा है ये भी, ए बैग कंटेनिंग 3 ब्लू बॉल्स 2 वाइट बॉल्स। चलिए तो यहाँ पर आपने ले लिया, यहाँ पर आपके पास एक आपने ले लिया B1 B2 एंड B3 और एक W1 ले लिया, W2 ले लिया, ये वाइट बॉल्स हैं। ए बैग कंटेनिंग 3 ब्लू एंड 2 वाइट बॉल्स। इफ 3 बॉल्स ड्रॉन, इसमें से 3 बॉल निकाली जा रही हैं 1 बाई 1 करके, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। तो या एक साथ निकले या विदाउट रिप्लेसमेंट निकले तो प्रोबेबिलिटी वही रहती है। पिछले वाले में 3/5 आई थी, तो इसमें भी 3/5 आनी चाहिए। लेकिन चलिए हम लोग निकालते हैं किस तरह से यहाँ पर इसे करेंगे। इसे सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 ब्लू बॉल है हमारे पास, 2 कैसी हैं, ब्लू बॉल हैं और एक वाइट है। तो कैसे निकल कैसे सकती हैं ये, पहले हमने मान लिया कि पहली बॉल जो है हमारे पास ब्लू है, पहली बॉल हमारे पास ब्लू निकल सकती है ना, पहली ब्लू निकल सकती है, दूसरी भी ब्लू निकल सकती है, तब वाइट निकल सकती है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, पहले ब्लू निकले, फिर आपके क्या निकले, वाइट निकले, उसके बाद ब्लू निकले। या क्या हो सकता है कि पहली वाइट निकल आए, फिर ब्लू निकले, फिर ब्लू निकले। इस तरह से ये निकल सकती हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को लगाइए और जोड़ दीजिए।
कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर देखिएगा इसके लिए लेंगे, पहली ब्लू निकल रही है तो पहली ब्लू के लिए आपका कितना हो जाएगा, पहली ब्लू निकलेगी तो ये 3 में से एक निकलेगी तो 3 कॉम्बिनेशन 1 हो गया अपॉन ये ऊपर इवेंट निकलने की हो गई अपॉन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने, ये 5 हो जाएंगे, 5 में से ये कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए ये हो गया। अब इनटू, अब क्या कह रहा है वो, यहाँ पर कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी ये अंदर नहीं डालनी है, ये हमें क्या करनी है, बाहर कर देनी है। बाहर कर देनी है इसका मतलब अब बॉल कितनी बची इसमें, इस ब्लू के लिए 4 बॉल बची, 1 निकल गई तो अब 2 बॉल ब्लू बचेंगी, उनमें से 1 बॉल आपने रिसीव की और अपॉन ओवरऑल यहाँ पर 4 बॉल बची, उसमें से 1 रिसीव हो गई। अब वाइट के लिए देखिएगा 2 वाइट बॉल हैं तो 2 में से 1 रिसीव होगी अपॉन, अब यहाँ पर देखिएगा पहले यहाँ से जो चौथी बॉल, आप चौथी 4 बॉल बची थी, इनमें से 1 बॉल आपने निकाल दी, अब कितना बच रहा है, 3 बॉल्स बचेंगी तो 3 बॉल में से 1 बच गया, ये हो गया। और के लिए आप क्या लगा देते हैं, प्लस लगाते हैं, और के लिए आप प्लस लगाते हैं। अब चलिए आगे, या ऐसे हो सकता है, जब ऐसे होगा तो इस ब्लू के लिए क्या होगा, ये इस ब्लू के लिए था, ये वाइट के लिए था, इस ब्लू के लिए क्या होगा, देखिएगा ओवरऑल आपके पास 3 ब्लू बॉल्स हैं तो 3 में से 1 आपने निकाली अपॉन ओवरऑल कितनी बॉल थी, 5 बॉल थी आपके पास पूरा टोटल मिला करके, तो 5 कॉम्बिनेशन 1 हो रहा है। ये डब्लू की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये 2 बॉल में से 1 चूज की गई है और 4 में से 1 निकल के आएगी। अब इस ब्लू के लिए बात करें तो यहाँ पर 2 ब्लू बॉल थी, है ना, उसमें से 1 चूज हो रही है, 3 में से 1 चूज हो जाएगा, और है तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। अब वाइट के लिए पहले आप करेंगे तो 2 कॉम्बिनेशन 1, 2 कॉम्बिनेशन 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 कॉम्बिनेशन 1 हो जाएगा, इंटू इस ब्लू के लिए बात करेंगे तो 3 कॉम्बिनेशन 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 कॉम्बिनेशन 1 होगा, इंटू अब इसके लिए बात करेंगे तो 2 कॉम्बिनेशन 1 अपॉन हो जाएगा 3 कॉम्बिनेशन 1, ये हो जाएगा। अब आप देखेंगे 3 कॉम्बिनेशन 1, 2 कॉम्बिनेशन 1, 2 कॉम्बिनेशन 1, यानी ये सभी टर्म्स सेम नज़र आ रही हैं, सेम टर्म नज़र आ रही हैं, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 बार हैं तो। अब 3 कॉम्बिनेशन 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 अपॉन 5 हो जाएगा इंटू 2 अपॉन 4 हो जाएगा, 2 अपॉन 4 हो गया और 2 अपॉन 3 हो जाएगा, 2 अपॉन 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो गया। इस तरह से देखेंगे तो कितना आएगा, 3/5, यही मैंने बताया था पिछली बार भी, आपका क्या आ रहा था, 3/5 आ रहा था, ये आपने ले लिया। आइए अगले एग्जाम्पल पर अब हम लोग बात करते हैं। अगले एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, इसमें भी आपके पास 3 बॉल्स हैं। अब 3 बॉल्स हैं वो क्या की जा रही हैं, ये जो आपकी की जा रही हैं वो रैंडम साइमल्टेनियसली निकाली जा रही हैं। देखिए 3 ब्लू बॉल्स, 2 वाइट बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स, और रैंडमली ये की जा रही हैं, 3 बॉल्स निकाली जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्यूशन पर फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर चलिए आपके पास ब्लू बॉल है, यहाँ पर ब्लू कितनी है, 3 ले ली, तो B1 हो गया, B2 हो गया और B3 हो गया। 2 वाइट बॉल है तो W1 हो जाएगा, W2 हो जाएगा, येलो बॉल है तो Y1 हो गया, Y2 हो गया। रैंडम साइमल्टेनियसली निकाली जा रही है ना। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी टू बी 1 ब्लू 1 वाइट एंड 1 येलो, लीजिए 1 1 1, यानी तीनों अलग अलग कलर की निकाली जा रही हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हम सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो ये तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, ये सीधी सी बात है, ओवरऑल हमारे पास कितनी होगी, 3 2 5 2 7, 7 कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 3 बॉल निकल रही हैं, यानी ओवरऑल जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 35 आती है, 35 आती है ना, ध्यान है मुझे, 35 आती है, इसीलिए कर दिया है। और वैसे प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये आपका क्या होता है, ये होता है एन ई अपॉन कितना होता है, एन एस। एन ई इवेंट में कितने हो जाएंगे, इवेंट एन ई की वैल्यू क्या होगी, ये 1 1 निकल रही है, 1 किस में से निकल रही है, ब्लू में से, तो ये 3 कॉम्बिनेशन 1 निकल गई। अब वाइट में से भी 1 है तो 2 कॉम्बिनेशन 1 हो गया इंटू, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2 कॉम्बिनेशन 1 हो जाएगा येलो वाला, अपॉन एन एस की बात देखेंगे तो 7 कॉम्बिनेशन 3 हो गया। यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा 7 कॉम्बिनेशन 3 की वैल्यू 35। इस तरह से देखेंगे तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 35, यानी ये जो आपका ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर है।
आगे एग्जाम्पल हम लोग 13 पर बात करते हैं। आगे एग्जाम्पल हम लोग 13 पर बात करते हैं। 13 एग्जाम्पल में क्या है, आइए देखिए। 3 ब्लू 2 वाइट एंड 2 येलो। चलिए 3 ब्लू ले लिए आपने, ये B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, और 2 वाइट हैं, W1 हो गया, W2 हो गया, और आपके पास 2 येलो हैं, Y1 एंड Y2 ये ले लिया। अब ये कह रहे हैं इफ 3 बॉल्स ड्रॉन 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी 3 बॉल निकालनी जा रही हैं 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, देन प्रोबेबिलिटी टू बी 1 ब्लू 1 वाइट एंड 1 येलो इज, तब इनकी प्रोबेबिलिटी जो आपको निकालनी है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ पर 1 बाई 1 निकालनी है, तो जो यहाँ पर जो बन रहा है ये चीज़ लेनी है। क्या यहाँ पर हो सकता है, तो पहले सपोज कर लीजिएगा कि पहली बॉल आपकी ब्लू निकली, है ना, ब्लू निकालनी है, इसके बाद आपकी वाइट निकल सकती है, इसके बाद येलो निकल सकती है, ऐसे हो सकता है। या क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पहली ब्लू निकले, उसके बाद येलो निकले, और उसके बाद वाइट निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी। और क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पहले वाइट निकले, उसके बाद ब्लू निकले, तब येलो निकले। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाइट निकले, फिर आपकी येलो निकले, फिर आपकी ब्लू निकले, ये भी हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, और आपके पास ये भी हो सकता है कि वाइट वाइट होगी, अब येलो, येलो आपने ले लिया, फिर आपके पास ब्लू निकले, तब वाइट निकले। या ऐसा भी हो सकता है पहले येलो निकले, फिर वाइट निकले, फिर ब्लू निकले, ये चीज़ हो सकती है। कहने का मतलब ये है, इसमें हमने ये बोला है क्वेश्चन में कि 3 आपके पास एक बैग ले लिया, ये बॉल पड़ी हुई हैं, अब इसमें से जो पहली बॉल है, पहली बॉल क्या हो सकता है ब्लू निकल आए, पहली बॉल ब्लू निकल सकती है ना, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है निकलने की 3 बॉल, एक ब्लू, एक वाइट और एक येलो। तो पहली ब्लू निकल आए, अब पहली ब्लू निकलने के बाद में हो सकता है कि दूसरी वाइट निकले, तीसरी येलो निकले, एक प्रोसेस हो सकता है। या पहली ब्लू निकली है, इसके साथ में ऐसा भी हो सकता है कि अब दूसरी येलो निकले, तीसरी वाइट निकले, ये हमने बताया है। अब क्या हो सकता है कि पहली बॉल ये वाइट निकल आई, तो दूसरी बॉल ब्लू भी निकल सकती है, और तीसरी बॉल येलो। या पहली बॉल वाइट के साथ में दूसरी बॉल येलो हो सकती है, तीसरी बॉल ब्लू हो सकती है, वो ये लिख दिया। ऐसे येलो के साथ में ये हो सकता है, जो सैंपल स्पेस लेना बताया था, चीजें बताई थी, वही तर्क है इसमें, है ना। यानी ये प्रोबेबिलिटीज सब ऐड करेंगे और सब सेम हो रही हैं, सेम प्रोबेबिलिटीज आएंगी, तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं करके देख लीजिएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, तो पहले ब्लू, ये ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पर 3 थी, है ना, तो 3 में से कितना लिया है, 1 लिया है, अपॉन ओवरऑल कितनी हो रही थी यहाँ पर, ये जो ओवरऑल आपकी हो रही है ये 7 है, तो 7 कॉम्बिनेशन आपका क्या हो गया, 1 हो गया, 7 कॉम्बिनेशन आपका क्या हो गया, ये 1 हो गया। अब और आप आगे क्या कर सकते हैं, आगे यहाँ पर देखिएगा, W के लिए भी ले लीजिए, W के लिए आपकी क्या चीज़ हो जाएगी, W आपकी कितनी है, इसमें 2 हैं, वाइट 2 हैं, तो इनटू 2 में से 1 आएगी, 2 में से 1 आएगी, अपॉन, अब देखिएगा क्या कह रहा है, रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब ये आप यहाँ से 6 बचेंगी, अब तो 6 में से 1 हो जाएगा। येलो के लिए कितना हो जाएगा, 2 में से 1, और ये 5 में से 1 हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग और क्या बात कर सकते हैं, हम लोग और क्या बात कर सकते हैं, और यदि हमने यहाँ पर और के लिए हम प्लस लगाते हैं, अब यहाँ पर क्या हमारे पास ब्लू है, ब्लू इसके लिए ये पहला हो गया, या ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तब क्या होगा, पहला ब्लू निकल रहा है तो 3 कॉम्बिनेशन 1 अपॉन आपका 7 कॉम्बिनेशन 1, येलो आपका क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 2 कॉम्बिनेशन 1 अपॉन 6 कॉम्बिनेशन 1, फिर वाइट की बात करेंगे तो 2 कॉम्बिनेशन 1 अपॉन 5 कॉम्बिनेशन 1, इसी तरह से प्लस करेंगे, ये भी आपका 6 टाइम्स जाएगा। ओवरऑल जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बचेगी वो कितना हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी वो हो जाएगा हमारे पास 6, भाई ये 6 बार हो जाएंगे ना, 6 टाइम्स, तो 6 बार जोड़ देंगे, तो पहला क्या है 3/7 हो जाएगा,
3/7 हो गया, इंटू दूसरा कितना हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, 2/6 हो गया, इंटू अगला 2/5 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/35। देखिए इसी तरह की चीज़ आ रही थी शायद 12/35, पिछले वाले एग्जाम्पल में भी आपका क्या आ रहा था, यही सब आ रहा था। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसमें क्या है, 3 ब्लू बॉल हैं आपके पास में, 3 ब्लू बॉल हैं, 2 वाइट बॉल हैं। चलिए ये आपने ले लिया B1, B2, B3, 3 ब्लू बॉल हो गई, 2 वाइट बॉल हो गई, W1 ले लिया, W2 ले लिया, येलो बॉल ले ली, Y1 एंड Y2, ये बॉल्स ले ली। अब इफ 3 बॉल्स ड्रॉइंग एट रैंडम 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, यहाँ रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, जब रिप्लेसमेंट किया जा रहा है तब कितना हो जाएगा, अब देखिएगा उसी तरह से होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 6, तो वही हो जाएगा। अब रिप्लेसमेंट हो रहा है तो पहले आपका क्या होगा, चलिए ले लेते हैं, यहाँ पर अलग अलग ही ले लेते हैं। चलिए पहले क्या आपका क्या होगा, जो भी आपने पहले मान लीजिए ब्लू बॉल निकल रही है तो 3 में से 1 ब्लू बॉल निकलेगी, 7 में से 1 इंटू, फिर आपका 2 में से 1 वाइट बॉल निकल रही है, 7 में से 1 होगी, क्योंकि बॉल निकालते हैं फिर उसी में रख देते हैं ना, काफ़ी चर्चा हो गई इस पर, इसीलिए ज़्यादा चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। 7 कॉम्बिनेशन 1 ये भी हो जाएगा, इसे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपके पास 6 हो गया, इंटू हो जाएगा 3 इंटू 2/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 363 आएगा, 363 तो इन सब में है ही है, तो इसका मतलब हो जाएगा 6 18, 18 दूनी 32, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72, ये आपका ऑप्शन सही है, यानी ये हो जाएगा 72/363, ये आपका सही आंसर हो गया। आइए आगे और हम लोग बात करते हैं, एक अगले एग्जाम्पल पर और हम लोग बात करते हैं। अब ये एग्जाम्पल आपने लिया है, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ए बैग कंटेनिंग 8 रेड बॉल्स, चलिए एक बॉल, ये 8 रेड बॉल्स रखी हुई हैं इसके पास, और क्या है 4 ग्रीन बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स ले सकते हैं, नहीं तो फिर 8 बनाएंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसे छोटे के फॉर्म में कर दिया है, बड़े पर नहीं ले गया मैं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा वैसे निकालना चाहें तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 8 रेड है तो रेड आर 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 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद में क्या लिया ग्रीन, तो जी 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 जी, ये ले लिया, 4 बार ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा यदि आप लेंगे तो इसमें से किसी के भी चुने जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा, 8 कॉम्बिनेशन 1/12 कॉम्बिनेशन 1, 8 कॉम्बिनेशन 1/12 कॉम्बिनेशन 1, क्योंकि वो 1 by 1 रिप्लेसमेंट की बात कर रहा था, है ना, तो इनटू फिर इसके लिए भी यही होगा, 8 कॉम्बिनेशन 1 12 कॉम्बिनेशन 1, ये यहाँ तक यही आएगा, यहाँ से चेंज होगा, फिर यहाँ से क्या होगा 4 कॉम्बिनेशन 1/12 कॉम्बिनेशन 1 इंटू, यहाँ तक भी ये आएगा कि 4 कॉम्बिनेशन 1/12 कॉम्बिनेशन 1। अब यहाँ से देखेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपको पता चल जाएगा। और क्या कर सकते हैं, आप एक चीज़ ये भी जानते थे कि n यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते थे, n ऑब्जेक्ट्स में से p टाइप के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ q टाइप के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो q सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं अदर टाइप के, फिर थर्ड टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो r हैं, यानी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें आपने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ मेथड्स आपने क्या पढ़ा था, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। लगा सकते हैं इसको, नंबर ऑफ मेथड्स,
नंबर ऑफ मेथड्स कितने हो जाएंगे, ये होते हैं आपके n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इससे भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके वो दो टाइप की बात कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, क्योंकि ओवरऑल 7 चूज करनी थी हमको, 7 चूज करनी थी हमको। इसके बाद में क्या है, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये था आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इनटू जब इसे करेंगे तो ये हो जाता है आपका 8/12, 8/12, क्योंकि पहले टाइप की भाई जो 8 रेड है ना, तो 12 में से तो 8/रेड ये ले लिया। कितनी बॉल चूज की जा रही है यहाँ पर, 4 बॉल्स चूज की जा रही हैं, तो इसकी 4 बॉल की जा रही है तो 4 पावर लगा दीजिए इनटू। अब आपकी ग्रीन है, ग्रीन है वो कितनी कर रही है, 4 है 12 में से, अब वो कितनी चूज की जा रही हैं, आर 3 चूज की जा रही हैं, तो पावर 3 लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दीजिएगा, जो भी आंसर हो जाएगा वो आपका सही आंसर होगा, जो भी निकाल लीजिएगा। इसके ऑप्शन हमें लग रहा है लिखना अभी ध्यान नहीं रहा है। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।